अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेजी किताब का 12वां हिस्सा, 12वां सबक। तो पिछले सबक में हमने बुनियादी ग्रामर के ताल्लुक से लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस वगैरह के बारे में सरसरी तौर पे जानकारी हासिल की थी। आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं, यानी आगे का सबक होगा। ये सभी असबाक बहुत ही अहम होने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मश्क करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक मश्क और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको बर वक्त सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2, बेसिक इंग्लिश पार्ट 2, बुनियादी अंग्रेजी, बुनियादी इंग्लिश का दूसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा हमने जो है पिछले सबक में पढ़ा था। ये बुनियादी इंग्लिश का, बुनियादी अंग्रेजी जो सरसरी तौर पे हम सीख रहे हैं, उसका दूसरा हिस्सा है। तो पिछले सबक में हमने पैराग्राफ तक पढ़ा था, यानी लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर जो है उसके आगे सेंटेंस, फिर सेंटेंस से मिलकर के क्या बनता है पैराग्राफ, ये हमने पढ़ा था। यानी कई जुमलों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम मजीद उसकी तफसील देखते हैं। आगे जो है तो 7वां है, 7वें नंबर पर आता है कि कई पैराग्राफ से मिलकर के एक ऐसे या फिर आर्टिकल यानी कि मजमून बनता है। जैसे एक काफ़ी पुराना एक मुख्तसर सा मजमून है, ये एक छोटा सा लिख दिया गया है समझने के लिए आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर ये मजमून यानी आर्टिकल होता कैसे है। जैसे ये है, नो स्वीट विदाउट सम स्वेट। तो ये उन्वान है, हेडिंग है, और इसमें देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा मजमून कह सकते हैं। इसमें कई पैराग्राफ हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, इस तरह फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा पैराग्राफ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक छोटा सा तीसरा पैराग्राफ है। तो तकरीबन 3 पैराग्राफ से मिलकर के ये एक मजमून बना है। जैसा कि हमने बताया कि चंद पैराग्राफ से मिलकर के एक आर्टिकल, एक ऐसे यानी एक मजमून बनता है। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कैसे जो है इसमें सेंटेंस है। नो स्वीट विदाउट सम स्वेट। You must have seen many unlearned and unintelligent people who have got success in their field and reached highest level. देखिए यहाँ तक एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस हुआ। आगे है, but you have never seen a person who has got success without working hard and putting efforts. यहाँ भी देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब दूसरा सेंटेंस हुआ। Because no pain, no gain और no sweet without some sweat. यहाँ भी एक फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये तीसरा सेंटेंस है। इसका मतलब 3 सेंटेंस से मिलकर के ये एक पैराग्राफ है। अब ये एक पैराग्राफ पूरा हो गया, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। One who works hard and does his best to gain something definitely achieves his aim and ambition. यहाँ एक फुल स्टॉप है। It is established truth that industry is never unfruitful. यहाँ एक है फुल स्टॉप। And never is there either work without reward or reward without work. यहाँ भी एक फुल स्टॉप है। तो यहाँ भी 3 है, 1 2 3। तो गोया कि ये 3 सेंटेंसेस हैं और 3 सेंटेंसेस से मिलकर के एक पैराग्राफ बना है। तीसरा और आखिरी है, hence now we must determine to work hard as much as possible and make up our mind to learn English language. इसमें एक ही फुल स्टॉप है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस भी है, और चूंकि सेंटेंस बड़ा है, बड़ा होने की वजह से इसको एक पैराग्राफ भी मान लेते हैं, पैराग्राफ भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर सेंटेंस बड़ा हो तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है अकेले ही।
तो ये एक छोटा सा मजमून है, तर्जमा की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसके अंदर 3 पैराग्राफ है, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक और तीसरा यहाँ हिंद से लेकर के लैंग्वेज तक। तो 3 पैराग्राफ से मिलकर के एक मजमून बना। किसी भी मजमून यानी आर्टिकल में कम से कम 3 पैराग्राफ तो होता ही है। एक इब्तिदाइया रहता है, एक बीच का मतन होता है, एक लास्ट का यानी इख्तितामिया होता है। अब इसमें याद रखने की चीज़ ये है, देखिए हर पैराग्राफ की शुरुआत नए लाइन से यानी कि नए सत्र से होती है। यानी जैसे ही एक पैराग्राफ आपका ख़त्म होता है, अगला पैराग्राफ एक दूसरी सत्र से लिखना शुरू करना पड़ता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पैराग्राफ मुकम्मल हुआ है तो वहाँ से फिर आगे नहीं लिखें, बल्कि फिर दूसरी लाइन से लिखना शुरू किए हैं। इस तरह ये यहाँ मुकम्मल हुआ है तो वहाँ आगे नहीं लिखे हैं, बल्कि फिर दूसरी लाइन से लिखना शुरू किए, तब पता चलेगा कि कौन अलग अलग पैराग्राफ है। अगर वहीं लिख देंगे तो फिर वो सारा मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये अलग से पैराग्राफ है, बल्कि उसी में मिल जाएगा। तो ये बात भी जहन में रखने की है कि हर पैराग्राफ अलग लाइन से, अलग सत्र से शुरू करना है। चलिए ये पूरा हो गया। अब अगला है 8वां कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त होता है, यानी कि जो जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी लिखने का जो तरीक़ा है, जैसे कि ये उर्दू लिखी हुई है, तो ये जो लिखने का जो तरीक़ा है इसको फ़ारसी कहते हैं। यानी कि ये फ़ारसी रस्मुल ख़त है, यानी फ़ारसी पहले से थी, उसी के अंदाज़ में उर्दू को जो है लिखा जाने लगा है। और इंग्लिश जो हम लिखते हैं, ये जो ऊपर अभी इंग्लिश आई है, तो इंग्लिश का जो ये रस्मुल ख़त है स्क्रिप्ट, इसको रोमन कहते हैं, क्योंकि ये रोमन ज़बान, रोमन लैंग्वेज से जो है के तर्ज पे लिखी जाती है। तो उर्दू वाला फ़ारसी रस्मुल ख़त कहलाता है और इंग्लिश वाला रोमन कहलाता है। चलिए जो मुख्तसर क़वाइद थे वो मुकम्मल हो गए हैं, आगे हम मज़ीद तफसील देखते हैं। तो मुख्तसर क़वाइद और सरसरी तौर पे जो है बुनियादी क़वाइद जानने के बाद अब आगे हम हर एक को जो है तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हरूफ यानी लेटर्स के मुतालिक 2 ज़रूरी वज़ाहत और तफसील। 2 हमें ज़रूरी वज़ाहत जाननी है, तफसील जाननी है लेटर के ताल्लुक़ से, चूँकि शुरुआत लेटर से ही हुई है। सबसे पहला ये है कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट के हर हर्फ को लेटर कहते हैं, यानी A, B, C में से हर एक अलग अलग लेटर हैं। इन हरूफ यानी लेटर्स को इंग्लिश में 2 तरह से लिखते हैं। एक को कहते हैं कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ा, और दूसरे को स्मॉल कहते हैं यानी कि छोटा। यानी लिखने के 2 तरीक़े होते हैं इंग्लिश में लेटर्स को, बड़ा तरीक़ा और छोटा तरीक़ा। दोनों की फहरिस्त यहाँ पर दे दी गई है, तब देख सकते हैं आप। कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ इस तरह लिखे जाएंगे, तलफ़ुज़ एक ही होगा, वही होगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, वही है लेकिन बड़ा है। इस तरह दूसरा है छोटे हरूफ, स्मॉल लेटर्स कहते हैं उनको, ये भी सेम है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, लेकिन ये छोटे अंदाज में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली तफसील तो यही है कि दोनों को ये लेटर लिखने के 2 अलग अलग तरीक़े हैं, एक बड़ा वाला तरीक़ा है, दूसरा छोटा वाला तरीक़ा है। अब ज़्यादातर जो है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ का ही इस्तेमाल होता है, अलबत्ता कहीं कहीं पर जो है ना कैपिटल लेटर्स यानी बड़े वाले का भी इस्तेमाल होता है और ये भी लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ लिखने के कुछ क़वाइद, कुछ कॉमन रूल्स हैं, उनको आपके सामने पेश कर देंगे, जान लेना बेहतर है ताकि मालूम हो सके कि कहाँ कहाँ बड़े हरूफ लिखना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर छोटे हरूफ लिखे जाते हैं तो छोटे हरूफ को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बड़े लिखे जाते हैं तो बड़े हरूफ के क़वाइद जानना ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे इसके क़वाइद हैं, लेकिन यहाँ 4 बुनियादी क़वाइद जो ज़रूरी और मशहूर है वो आपको जान लेना चाहिए। रूल्स ऑफ कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ लिखने के क़वाइद। चलिए यहाँ 4 कायदे आपको बयान किए जाएंगे। सबसे पहला कायदा है कि हर सेंटेंस यानी जुमले का जो पहला लेटर होता है वो बड़ा लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस आप शुरू करेंगे, कोई भी लिखना शुरू करेंगे, कुछ भी कोई सेंटेंस, वैसे ही उसका जो पहला लेटर होगा उसको हमेशा बड़ा लिखेंगे। जैसे कि मिसाल देखते हैं, अल्लाह इज़ आवर गॉड, अल्लाह हमारा रब है। यहाँ देखिए अल्लाह में जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहला लेटर ए है, तो ए को बड़ा लिखा गया है। इस तरह दूसरी मिसाल है, वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। इसमें वी में देखिए जब डब्ल्यू से शुरुआत हुई है इसलिए पहला लेटर यही है, तो डब्ल्यू को बड़ा लिखा गया है, बाकी सब छोटे हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो उसका पहला लेटर आपको हमेशा बड़ा लिखना है। जैसे कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे आप, पहला लेटर बड़ा होगा। दूसरा कायदा
किसी इंसान या जगह के नाम का पहला लेटर भी कैपिटल यानी बड़ा ही लिखा जाता है। किसी भी इंसान का नाम हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जैद, उमर, बकर, अहमद, हसन वगैरह, या फिर किसी जगह का नाम हो, कोई भी जगह हो, छोटी जगह बड़ी जगह फ़र्क नहीं पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, रांची, कोलकाता, हैदराबाद, कोई भी, या फिर जो है सूबा का नाम हो, जैसे कि झारखंड, इस तरह जो है बिहार, यूपी, इसी तरह जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी हो, तो जो नाम होगा उसका पहला लेटर इंसान और जगह के हमेशा बड़ा लिखा जाता है। दो कायदे समझ में आ गए, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा, दूसरा किसी भी इंसान या जगह का के नाम का पहला लेटर हमेशा बड़ा। तीसरा कायदा है मुख्तसरात, यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, शॉर्ट में जो लिखे जाते हैं, उनके तमाम हरूफ को कैपिटल यानी बड़े में लिखते हैं, तमाम को ही। जैसे कि बहुत ही मशहूर शॉर्ट फॉर्म है ATM। तो ये ATM असल में कोई वर्ड नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये लफ्ज़ है, इसका शॉर्ट है, चूँकि ये काफ़ी बड़ा था इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया, और ऑटोमेटिक का A, टेलर का T और मशीन का M ले लिया गया, तो हो गया ATM। तो इसके तमाम लेटर को बड़ा लिखना है, जहाँ भी शॉर्ट आए उसके तमाम लेटर बड़े लिखे जाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है OTP। ये भी आजकल मशहूर है, वन टाइम पासवर्ड। ये असल में वन टाइम पासवर्ड है, यानी ऐसा पासवर्ड जो एक ही बार काम करेगा। तो ये चूँकि बड़ा था, वन टाइम पासवर्ड इतना लंबा बोलना मुश्किल होता है आमतौर पे, तो इसीलिए शॉर्ट कर दिया गया, वन का O, टाइम का T, पासवर्ड का P ले लिया गया, तो हो गया OTP। तो इसके तमाम लेटर जो आए हैं OTP, इसको बड़ा लिखेंगे ताकि पता चल सके कि ये शॉर्ट है। तो कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स हो उसके तमाम लेटर को बड़ा लिखना है। 3 कायदे हो गए, ये 3 असल हैं। अब आगे एक चौथा है, मैं के माना में आने वाला आई हमेशा कैपिटल यानी बड़ा लिखा जाता है, चाहे बीच में हो या कहीं भी हो। तो मैं के माना में आने वाला आई का मतलब ये है कि आई जब अकेला आता है सेंटेंस में, जो लफ्ज़ और वर्ड बनता है अकेला आता है, तो उसका माना मैं होता है। तो ऐसी सूरत में उस आई को हमेशा बड़ा लिखते हैं। मिसाल देखिए, आई एम अ गुड बॉय। तो आई शुरू में आया है, बड़ा है, आई एम अ गुड बॉय। इसी तरह मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इसी तरह दूसरी मिसाल देखते हैं, ही इज़ स्लीपिंग बट आई एम रीडिंग। यहाँ पर देखिए आई बीच में आया है, न शुरू में न लास्ट में, तो बीच में भी आया है, फिर भी देखिए ये बड़ा लिखा गया है, छोटा नहीं लिखा हमने इसको। और इसकी अलामत यही है कि ये अकेला रहता है, इसमें और कोई लेटर जुड़ा नहीं रहता है। तो समझ में आ जाएगा कि ये अकेला यानी मैं के माना में है, लिहाजा इसको बड़ा लिखना है। तो ही स्लीपिंग बट आई एम रीडिंग मतलब तर्जमा है वो सो रहा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये 4 कायदे हैं बड़े हरूफ लिखने के, जो सबसे ज़्यादा बुनियादी और असल और मशहूर हैं। और भी हैं तो बाद में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन इन चारों को अच्छे से याद कर लें। आइए दूसरी तफसील देखते हैं। हमने बताया था कि 2 तफसील जानेंगे लेटर के ताल्लुक से, तो एक तफसील तो हो गई है वजाहत। दूसरी तफसील ये है कि तमाम हरूफ यानी लेटर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहले हिस्से को बोलते हैं वोवेल लेटर्स, हरूफ इल्लत, और दूसरे हिस्से को बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी हरूफ सही। इसके बारे में आप शुरू में भी जान चुके हैं, हमने कई मरतबा इसका तज़किरा किया है, थोड़ी बहुत वजाहत भी की है। तो अब थोड़ी सी तफसील से इसको पढ़ना, चूँकि क़वाइद का ग्रामर का टाइम आ गया है। तो इसको 2 तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वोवेल लेटर्स कुछ को कहते हैं, कुछ को कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। जिस तरह उर्दू में आ, उ, ई के लिए ज़बर पेश और हिंदी में मात्रा होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में वोवेल लेटर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जो है उर्दू अरबी की तरह जो है ऊपर नीचे जो है कुछ ज़बर ज़ेर पेश या हिंदी की तरह मात्राएं लगाई जाती हैं, नहीं, बल्कि लेटर से ही काम लिया जाता है। तो असल वोवेल 5 हैं, जिन्हें उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बस यही 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरह हमने एक वाई के बारे में भी बताया था, तो वो असल हरूफ इल्लत नहीं है, अभी आगे उसकी तफसील आ रही है। तो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर बच जाते हैं, 26 में से 5 हटा देंगे तो कितने बच जाते हैं? 21। तो बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। ये यहाँ पर आपको लिख के दिखा दिया गया है। अब आगे एक चीज़ देखते हैं, सेमी वोवेल, निस्फ हरूफ इल्लत, यानी कुछ लेटर ऐसे हैं जो आधा वोवेल का काम करते हैं, यानी है तो वो असल में कॉन्सोनेंट लेटर लेकिन वो आधा वोवेल जैसा भी काम करते हैं, इसलिए उनको सेमी वोवेल कहते हैं। ऐसे 2 लेटर हैं, वाई, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, और एक है डब्ल्यू।
تو یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جنہیں وویل سیمی وویل کہتے ہیں، آدھا حروف علت مانا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں گے کیسے کہ یہ کب جو ہے کانسوننٹ والا کام کر رہا ہے اور کب جو وویل والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک قاعدہ بہت ہی آسان سا کہ جب وائی یا ڈبلو کسی بھی لفظ کے شروع میں ہو، بالکل شروع میں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کانسوننٹ والا کام کر رہے ہیں، کانسوننٹ میں شمار ہوں گے۔ جیسے واٹر، واک، ینگ، یس، ان سب میں دیکھیے ڈبلو جو ہے یا وائی شروع میں ہے، تو یہ کانسوننٹ والے کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وائی یا ڈبلو لفظ کے اخیر یا بیچ میں ہو تو پھر ان کا شمار واویل میں ہوگا، یعنی گویا کہ یہ واویل والا کام کر رہے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے سو، پا، سوڈ، تو یہ لاسٹ میں ہے یا بیچ میں ہے۔ اس طرح کرائی، فلائی، بائسیکل، ان سب میں بھی دیکھیے یا تو لاسٹ میں ہے یا پھر بیچ میں ہے، تو یہاں پہ گویا کہ یہ واویل والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم پہچان سکتے ہیں۔ اس طرح ایک نوٹ ہے کہ ایک لفظ ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن، اس میں واویل کے پانچوں لیٹر جمع کر دیے گئے ہیں، یعنی اگر آپ کو واویل کے پانچوں لیٹر ایک ساتھ جاننا ہو کسی لفظ میں تو یہ لفظ آپ یاد رکھ لیں، اس کے اندر پانچوں لیٹر جمع ہیں، اے ہے، ای، آئی، او، یو، پانچوں لیٹر ایک ساتھ جمع ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن، ایسا کوئی لفظ جس میں پانچوں واویل جمع ہیں تو یہ ایجوکیشن آپ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرے سبق کا جو گرامر تھا اور جو تفصیل تھی وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے ہم ڈیلی یوز ورڈز جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم روزانہ گرامر کے بعد سبق کے 3 حصے ہوں گے، ایک گرامر کا ہوگا، اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا جس میں ہم کچھ سینٹینس یا کچھ ورڈز روزانہ استعمال ہونے والے آپ کو دیا کریں گے، اس کے بعد سوالات ہوں گے۔ تو یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے، ڈیلی یوز ورڈز، روزانہ بولے جانے والے الفاظ۔ آج ہم کچھ الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق کے آخر میں کچھ جملے یا الفاظ دیے جاتے ہیں، اس سبق میں کچھ الفاظ یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ نیمز آف ڈیز وغیرہ ہیں، یعنی دنوں وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، چونکہ ان کی ضرورت ہمیں کافی پڑھتے رہتی ہے۔ تو دیکھیے لائن سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سنڈے، اس کو آپ کو اسپیلنگ کے ساتھ یاد کر لینا ہے، SUNDAY، سنڈے، اتوار، اس طرح کر کے اچھے سے رٹ لینا ہے زبانی ترجمہ کے ساتھ۔ سنڈے اتوار، منڈے پیر، ٹیوزڈے منگل، وینسڈے بدھ، تھرسڈے جمعرات، فرائیڈے جمعہ، سیٹرڈے ہفتہ۔ اس طرح ڈان صبح صادق، مارننگ صبح، نون دوپہر، آفٹرنون سے پہر، ایوننگ شام، نائٹ رات، مڈ نائٹ آدھی رات، ڈے بریک سویرا بالکل صبح۔ اگلا ہے سن رائز طلوع آفتاب، سن سیٹ غروب آفتاب، ٹوڈے آج، ٹونائٹ آج شب، آج کی رات، یسٹرڈے گزشتہ کل جو گزرا ہوا کل ہے، ٹمارو آئندہ کل جو آنے والا کل ہے، ڈے بفور یسٹرڈے، اس کو صرف بفور یسٹرڈے بھی کہہ سکتے ہیں، گزرا ہوا پرسوں۔ اس طرح ڈے آفٹر ٹمارو، اس کو صرف آفٹر ٹمارو بھی کہہ سکتے ہیں، پرسوں آئندہ یعنی آئندہ آنے والا پرسوں، لاسٹ نائٹ گزشتہ شب، گزری ہوئی رات، انسٹنٹ ماہ حال یعنی موجودہ مہینہ، پروکسیمو ماہ آئندہ یعنی آئندہ آنے والا مہینہ، الٹیمو گزشتہ مہینہ یعنی جو گزر گیا ہے جو مہینہ اس کی بات ہے، الٹیمو۔ تو یہ روزانہ استعمال ہونے والے دنوں کے نام ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنے ہی ہے، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین، جو کہ سب سے ضروری ہے، مشق کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ بڑے حروف یعنی کیپیٹل لیٹرز میں جو 4 قاعدے بتائے گئے ہیں، کیپیٹل لیٹر بڑے حروف لکھنے کے 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں، تو 4 قاعدوں میں ہر ایک کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ تو ان میں سے صرف قاعدہ نمبر 2 اور 3 جو ہیں، ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں، قاعدہ نمبر 2 اور 3 یعنی کسی انسان یا جگہ کا نام کا پہلا لیٹر بڑا لکھا جائے گا، یہ دوسرا قاعدہ ہے،
اور تیسرا ہے شارٹ فارم کے تمام لیٹر بڑے لکھے جائیں گے. تو یہ دو قاعدے جو ہیں دوسرا اور تیسرا، ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں ویسے ہی 3-4 مثالیں اپنی طرف سے آپ لکھ کر کے لے آئیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں. بہت ہی آسان ہے. دوسرا سوال ہے سوال نمبر 2، نصف واویلز یعنی سیمی واویل کی 2 مثالیں لکھ کر کے لائیں. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے ورڈز لکھ کر کے لائیں جن کے شروع یا اخیر یا بیچ میں ڈبلیو یا وائی ہو. تو ڈبلیو یا وائی کہیں بھی شروع میں، بیچ میں یا لاسٹ میں ہو، ایسا الفاظ کھوج کر کے لائیں. آپ کو آج کے سبق میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ مل جائیں گے اور اپنی طرف سے بھی آپ لکھ کے لا سکتے ہیں. اب آگے اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا پچھلے ویڈیو میں جو سوالات بتائے گئے تھے ان کے جوابات. تو اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ اسے پڑھ کے اور آپ نے جو جوابات اپنی کاپی میں لکھا ہے ان کو ملا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب لکھا ہے یا پھر غلط. اسکرین پہ آ رہا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.